क्या कारण रहा कि अचानक वॉशिंगटन ने हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर को अर्जेंट बेसिस पर अमेरिका बुलाया और कैसे रूस के एक बयान ने पूरी ट्रंप सरकार को हिलाकर रख दिया है? और इस बार के बजट में ऐसा क्या किया गया है कि अब ट्रंप टैरिफ भारत पर बेअसर हो गया है? दोस्तों, आज की अपडेट्स बेहद इंपॉर्टेंट हैं जो आपको मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स पर शायद ही मिले, इसलिए वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, भारत और अमेरिका के रिश्तों में आज सब कुछ एक साथ एक ही दिशा में मूव करता दिख रहा है। ट्रेड भी, टेक्नोलॉजी भी, डिफेंस भी और अब हाई लेवल डिप्लोमेसी भी। और यही वजह है कि आज वॉशिंगटन से एक बेहद अहम मुलाकात की खबर सामने आई है। दरअसल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर आज अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से वॉशिंगटन डीसी में मुलाकात करने जा रहे हैं। यह बैठक यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट में स्थानीय समय के अनुसार 3:30 बजे होगी। यह मुलाकात जयशंकर के 3 दिवसीय अमेरिका दौरे का सबसे अहम हिस्सा मानी जा रही है, क्योंकि इसी दौरे के दौरान वह 4 फरवरी को होने वाली क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टीरियल में भी हिस्सा लेंगे। दोस्तों, क्रिटिकल मिनरल्स जैसे लिथियम, रेयर अर्थ्स आज टेक्नोलॉजी, डिफेंस और एनर्जी ट्रांजिशन की रीढ़ बन चुके हैं और इसी वजह से अमेरिका चाहता है कि इनकी सप्लाई चेन चीन पर निर्भर न रहे। यहाँ भारत की भूमिका काफी अहम हो जाती है। अब इस मुलाकात को और ताकत मिलती है एक बड़े ट्रेड अनाउंसमेंट से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई फोन बातचीत के बाद यह तय हुआ कि भारत पर अमेरिका का रेसिप्रोकल टैरिफ अब 25% से घटकर 18% रह जाएगा। जयशंकर ने इस ट्रेड डील को भारत के लिए जॉब क्रिएशन, ग्रोथ और इनोवेशन का बिग बूस्टर बताया है। उनका कहना है कि यह समझौता मेक इन इंडिया और ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स अमेरिका में कम टैरिफ के साथ पहुंचेंगे। उन्होंने 1.4 अरब भारतीयों की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप का धन्यवाद भी किया। वही राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत अब बाय अमेरिकन पर ज्यादा जोर देगा। इसमें $500 बिलियन से ज्यादा की यूएस एनर्जी, टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, इस बातचीत में एक और बड़ा मुद्दा भी उठा, रूस यूक्रेन युद्ध। ट्रंप ने कहा कि भारत रूसी तेल आयात कम करने और अमेरिका व वेनेजुएला से तेल खरीद बढ़ाने पर सहमत हुआ है। तो अगर पूरी तस्वीर देखें तो साफ है, 18% टैरिफ डील सिर्फ ट्रेड नहीं है, ये इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई रफ्तार देने वाला ट्रिगर बन चुका है। और आज की जयशंकर रूबियो मुलाकात इसी दिशा में अगला बड़ा कदम है। अब सवाल आपसे, क्या ये मीटिंग इंडिया यूएस रिलेशंस को नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक लेवल पर ले जाएगी और क्या भारत को ग्लोबल पावर पोजीशन में और मजबूत करेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, जब दुनिया टैरिफ वॉर की तरफ बढ़ रही हो, जब अमेरिका जैसी महाशक्ति सीधे आर्थिक दबाव बनाए, तो सवाल उठता है, क्या भारत तैयार है? और आज बजट 2026 के जरिए भारत ने इस सवाल का सीधा जवाब दे दिया है। दरअसल ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ये बजट सीधे तौर पर ट्रंप टैरिफ्स के असर को कम करने की रणनीति है। अगस्त से अमेरिका ने भारत पर 50% तक का टैरिफ लगाया, जिसका सबसे ज्यादा असर टेक्सटाइल्स और फर्नीचर जैसे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स पर पड़ा। इस दबाव के बीच बजट का फोकस 2 चीजों पर साफ दिखता है, इकोनॉमिक रेजिलियंस, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी। सबसे बड़ा संकेत है डिफेंस स्पेंडिंग। बजट में रक्षा बजट को 18% बढ़ाया गया है ताकि भारत, चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर मजबूती बनाए रख सके। ये बढ़ोतरी सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि इंडिजिनस मिसाइल्स, ड्रोन्स और एरोस्पेस प्रोजेक्ट्स को तेज करने की दिशा में है। इसी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग को भी बढ़ाया गया है ताकि इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म सपोर्ट मिल सके और मिलिट्री मोबिलिटी भी मजबूत हो। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में बिना नाम लिए अमेरिका की प्रोटेक्शनिस्ट नीति की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि ग्लोबल ट्रेड और सप्लाई चेन्स आज खतरे में हैं और भारत को एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ पर फोकस बढ़ाना होगा। इसी रणनीति के तहत भारत ने अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए नए ट्रेड रास्ते खोले हैं। ईयू के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यूके और न्यूजीलैंड के साथ पहले से हुए समझौते, सब इसी दिशा में कदम हैं। बजट में सेमीकंडक्टर्स,
फार्मास्यूटिकल्स और क्रिटिकल मिनरल्स पर खास जोर दिया गया है, खासकर रेयर अर्थ मिनरल्स, ताकि भारत चीन की 80% ग्लोबल डोमिनेंस से खुद को सुरक्षित कर सके। अब सवाल आपसे, क्या ये बजट ट्रंप टैरिफ से निपटने के लिए सही रणनीति है या भारत को और आक्रामक इकोनॉमिक कदम उठाने चाहिए थे? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, भारत अब सिर्फ लड़ाकू विमान खरीदने की बात नहीं कर रहा। अब भारत अपने फ्यूचर एयर पावर की नींव खुद रखने की तैयारी में है और इसी दिशा में भारत रूस के बीच एक ऐसा डिफेंस डील आगे बढ़ रहा है जो आने वाली कई पीढ़ियों की हवाई ताकत तय कर सकता है। दरअसल रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के सीईओ वदीम बडेखा ने पुष्टि की है कि भारत के साथ Su-57 को लेकर बातचीत अब डीप टेक्निकल फेज में दाखिल हो चुकी है। ये बयान उन्होंने हैदराबाद में हुए विंग्स इंडिया 2026 एयर शो के दौरान दिया और यहीं से इस डील की असल तस्वीर सामने आती है। बडेखा ने साफ कहा कि अब चर्चा सिर्फ एयरक्राफ्ट खरीदने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बातचीत लॉन्ग टर्म एरोस्पेस पार्टनरशिप की टेक्निकल प्लानिंग पर केंद्रित है। सबसे अहम बात यह है कि भारत Su-57 को रेडीमेड खरीदने के मूड में नहीं है, बल्कि इस फाइटर जेट को इंडियन एयरफोर्स की जरूरतों के हिसाब से कस्टमाइज करने पर बात हो रही है। दोस्तों, इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा पिलर है लोकल असेंबली इन इंडिया। योजना ये है कि Su-57 का निर्माण भारत में ही किया जाए, वो भी Su-30 MKI के लिए पहले से मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रूस ने संकेत दिया है कि इस एयरक्राफ्ट में इंडियन मेड सिस्टम्स भी इंटीग्रेट किए जा सकते हैं, जैसे मिशन कंप्यूटर्स, एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स। अगर ऐसा होता है तो भारत को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड कंपोजिट्स और सेंसर फ्यूजन जैसे क्षेत्रों में डायरेक्ट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा और इसका सबसे बड़ा फायदा भारत के इंडिजिनस फाइटर प्रोजेक्ट एमका को मिलेगा। यानी Su-57 भारत के लिए सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, बल्कि स्टेपिंग स्टोन बन सकता है पूरी तरह स्वदेशी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की ओर। रूस ने यह भी माना है कि ये फेज काफी कॉम्प्लेक्स है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इंडिजिनस कंटेंट का स्तर और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट, इन सब पर बारीकी से काम हो रहा है। फिर भी इस बात के साफ संकेत हैं कि भारत रूस रिश्ता अब बायर सेलर से आगे बढ़कर को डेवलपर मॉडल की ओर जा रहा है। अब सवाल आपसे, क्या Su-57 की लोकल असेंबली भारत की एयर पावर को तेजी से मजबूत कर सकती है? और क्या ये डील AMCA जैसे स्वदेशी प्रोजेक्ट्स को नई रफ्तार देगी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, आज अगर भारत बिना दबाव के अपने फैसले ले पा रहा है तो इसके पीछे एक दशक की खामोश लेकिन मजबूत तैयारी है और इसी तैयारी ने आज भारत को ये भरोसा दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा। दरअसल देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कहा है कि भारत की नेशनल सिक्योरिटी नॉन नेगोशिएबल है। नई दिल्ली में बजट 2026 को लेकर यूथ डायलॉग के दौरान उन्होंने ये बात खुलकर रखी। उन्होंने कहा कि बीते 10 सालों में रक्षा क्षेत्र में जो निवेश हुआ है उसका असर अब जमीन पर दिख रहा है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ऑपरेशन सिंदूर। वित्त मंत्री ने बताया कि इस ऑपरेशन में आधुनिक हथियारों, सटीक इंटेलिजेंस और तेज निर्णय क्षमता ने सीधे नतीजे दिए। यानी भारत अब हमले सहने वाला नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर तेज और निर्णायक कार्रवाई करने वाला देश बन चुका है। अब सवाल आपसे, क्या लगातार डिफेंस स्पेंडिंग भारत को भविष्य की चुनौतियों के लिए पूरी तरह तैयार कर रही है? और क्या सिक्योरिटी प्लस वेलफेयर का ये बैलेंस सही दिशा में है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।